उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। एंजाइटी अटैक। जनवरी की ठंड में पसीने आते थे, घबराहट होती थी, रोज वही हाल होता। नींद गायब हो चुकी थी। उस वक्त मैं टूट रहा था। शायद वो मेरे डिप्रेशन का इनिशियल स्टेज था। रोना आता था खुद की हालत पर। फिर एक रात आई, और वो रात, मेरा नाम आरबी है। ओवरटॉक पे जो तुम देखते हो उसके पीछे एक पूरी टीम होती है जो वीडियोस को प्रोफेशनल टच देती है। पर हम हमारे लेवल से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिए हैं, बेन 10 कर्स्ड ऑफ रीबर्थ। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये उन सब टूल्स, लोगों और सिस्टम का रिजल्ट है जो धीरे धीरे बिल्ड हुआ। और ये वीडियो कोई अपडेट नहीं, बल्कि उस जर्नी की कहानी है। एक शॉर्ट वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो स्क्रिप्ट, जाने अनजाने में मैं पिछले 2-3 सालों से स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर राइटिंग, सीजन कैसे चलता है सीख रहा था, बिना किसी क्लियर गोल के। पर सही समय आने पर वो क्लियर गोल भी दिखने लगा। स्क्रिप्ट 1 मिनट का लिखना था, 5 मिनट का लिख दिया। और जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ, उसे एक परफेक्ट एपिसोड बनाने लगा। पर अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। वो डेडली था, बट आई सर्वाइव्ड, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाना था, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें तुम रियल कर्स देख सको। एक्सीडेंट के 2 वीक बाद थोड़ा रिकवर हुआ तो रात के ट्रेन से दिल्ली निकलना था। उसी में एपिसोड 2 का एक ड्राफ्ट लिखा, और वापस आकर देखा तो वो खो गया था। वो मेरा बेस्ट वर्क था यार। पूरे 7 महीने बाद सीजन 1 का पहला ड्राफ्ट रेडी होकर रिफाइनिंग प्रोसेस में आया। हार्ड कॉपी से सॉफ्ट से प्रोफेशनल राइटिंग टूल, कि तब तक चला जब तक स्क्रिप्ट ठीक से सही नहीं लगने लगा। इसी बीच मुझे वो ट्रेन वाला ड्राफ्ट भी मिल गया। अब कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट किया। मैंने द ट्रिक्स के चाकू ट्रिक्स कॉमिक को नरेशन मोशन कॉमिक लुक देकर रिएक्शन, सपोर्ट और फ्यूचर प्रॉब्लम्स देखा, राइट्स इशू। ये सब क्लियर होने के बाद अब मैं थोड़ा टेंशन में था। स्क्रिप्ट तो हो गया, पर विजुअल, वो फ़ोन या पीसी में पॉसिबल नहीं था। 1-2 महीने बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़नी थी, और उसके लिए एक प्रॉपर ड्राइंग टैबलेट, वायरलेस, टिल्ट सपोर्ट, टॉप प्रेशर सेंसिटिविटी, शॉर्टकट विथ बेस्ट स्टाइलिश। एक आर्टिस्ट इन सब के बिना अपना बेस्ट कर ही नहीं सकता। स्किल नहीं, टूल्स रोक लेंगे उसे। स्क्रिप्ट के बाद नाम और लोगो की बारी थी। 4 दिन तक मल्टीपल वर्जन्स, कॉम्बिनेशंस बनाकर नाम लॉक हो गया, बेन 10 कर्स्ड ऑफ रीबर्थ। अब असली चैलेंज आया, लोगो। ऐसा चाहिए था जो देखते ही लगे ये स्टोरी नॉर्मल नहीं है। सेम प्रोसेस, वर्जन्स, कॉम्बिनेशंस बनाकर लॉक, और ये डिजाइन, मूड दोनों कैरी कर रहा था। फिर प्लान सिंपल था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी, सिंपल मुझे चाहिए ही नहीं था। और इसी से प्रोजेक्ट का स्केल स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप, वॉइसेस। कोई आइडिया नहीं था कैसे खोजूं। वो एक अलग ही लेवल का स्ट्रगल था, बट बहुत मेहनत और खोजने के बाद कुछ सूटेबल लोग मिले। लेकिन अब तक मैं फीमेल वॉइस को सीरियसली नहीं ले रहा था, जो सॉगी ने मुझे रियलाइज करवाया। फिर एक नया स्ट्रगल शुरू हो गया। ये प्रोसेस जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग था। बहुत ज़्यादा खोजा, बहुत टाइम लगा, परेशान हो गया था मैं। पर आखिर में कुछ आर्टिस्ट मिले जो इंटरेस्टेड और सूटेबल दोनों थी। जब पहली बार अप्रोच आया, ऑनेस्टली डाउट था। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन जब डायलॉग्स देखा और फिर टोन समझा, तब लगा ये सीरियस बन रहा है, इसलिए ज्वाइन कर लिया। इस प्रोसेस के बीच प्रोजेक्ट मैं से हम बन चुका था। इंटरनली वॉइस टीम शेप ले रही थी, और उसी टाइम मैं कुछ वेल नॉलेज्ड लोगों के साथ मिलकर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्हें एक करके बनाया क्रिएटिव कंसल्टेंट टीम। पहले लगा नॉर्मल प्रोजेक्ट होगा, लेकिन जब फिर स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग देखी, बेस स्ट्रॉन्ग था, लॉजिक, फ्लो, थ्योरी और फाइनल आउटपुट देखकर समझ आया कि इतना रिफाइन क्यों किया गया। इतने महीनों के बैक स्टेज हार्ड वर्क के बाद फाइनली प्रोजेक्ट अनाउंस्ड हुआ। तब विजुअल लिमिटेड थे, इसीलिए ऑडियो पर फोकस था। हर साउंड, बीट, मुझसे जो हुआ टीजर को फील देने के लिए मैंने किया। रिस्पॉन्स, कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ डाउटफुल, लेकिन टीजर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी थी। अब बारी आई पैनल्स की। मुझे लगा था थोड़ा खुद बना लूँगा, थोड़ा इंटरनेट से मैनेज करके स्टोरी प्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन जब ट्राई किया तब समझ आया, इसके लिए पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी चाहिए। ये सब एक अलग स्किल है। अब प्रोजेक्ट को चाहिए था एक आर्टिस्ट। मैंने खोजना स्टार्ट किया,
ओवर टॉप पर अनाउंस किया, लेकिन तब बजट इतना कम था कि अभी बताने में भी शर्म आ रही है। और प्रॉब्लम सिर्फ बजट नहीं था, मैं सही आर्टिस्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। पर फिर भी कुछ हफ्तों के बाद एक आर्टिस्ट मिला, मृणाल एग्जैक्टली वही था जो प्रोजेक्ट को चाहिए था। उसने उसे विजुअल दिया जो अभी तक सिर्फ टेक्स्ट था। लगा अब डायरेक्शन मिल गया है। लेकिन जब लगता है ना कि सब सही चल रहा, तभी प्रॉब्लम आता है। मृणाल के एग्जाम्स आ गए और उसे ब्रेक लेना पड़ा। फिर 2 महीने बाद वो वापस आया, लेकिन इस बार सब पहले जैसा नहीं था। लगा ब्रेक का इफेक्ट है, लेकिन बात कुछ और थी। उसे वर्कलोड ज़्यादा लगने लगा। उसके पास टूल्स नहीं थे, ऊपर से उसके नेक्स्ट एग्जाम्स की टेंशन। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मृणाल की नहीं थी। ये मुझे तब तक नहीं समझ आया कि एक आर्टिस्ट के लिए सही टूल कितना मैटर करता है। काश ये अपग्रेड में पहले करता। XP पेन डेको प्रो जेन 2, एक प्रॉपर ड्राइंग टैबलेट जो एक्चुअली वर्क फ्लो को फास्ट करता है। मैंने मृणाल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर उसके पर्सपेक्टिव से देखा तो मुझे समझ आया उसका प्रॉब्लम, और मैंने फिर उसे जाने दिया। अब दोबारा आर्टिस्ट खोजने लगा, उसी तरीके से, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मुझे खोजना था। टीम ने भी अपने लेवल पर पोस्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम वही थी। प्रोजेक्ट को आर्टिस्ट चाहिए थे जो रेफरेंस या इमेजिनेशन से प्रॉपर पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी और ड्राइंग सीन्स बना सकें। अब धीरे धीरे काफ़ी सारे आर्टिस्ट के मैसेज आने लगे थे, पर मोस्टली पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। मैं सबसे सैंपल्स लेता, बिना रुके पागलों की तरह एक धुन से। पर उन्हीं में से एक आर्टिस्ट ने अपना आर्टवर्क भेजा। पास्ट एक्सपीरियंस इतना ख़राब था, लगा इंटरनेट से उठाकर भेजा है। लेकिन फिर सैंपल लिया तो पता चला वो ओरिजिनल वर्क था। स्ट्रॉन्ग, क्लीन, परफेक्ट। प्रोजेक्ट का मेन आर्टिस्ट मिल चुका था, फैंक्स अलग था। वर्क में एक डिस्टेंस होता है, प्रोफेशनल, ट्रांजैक्शनल। फैंक्स के साथ ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। वो प्रोजेक्ट को अपना काम समझकर कर रहा था, फुल डेडिकेशन के साथ। वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं, विजन पकड़ता था, फिर बनाता था, कभी तो मेरे इमेजिनेशन से भी बेटर। फैंक्स के पास वो था जो पहले मिसिंग था, प्रॉपर टूल्स। XP पेन डेको प्रो जेन 2 के वजह से हम टॉप टूल यूज कर रहे थे। 16,000 की स्ट्रॉन्ग प्रेशर सेंसिटिविटी और बैटरी फ्री स्मार्ट चिप स्टाइलस। इसकी वजह से फैंक्स का स्किल, आर्ट एफिशिएंसी सब टॉप नॉच होता था। काम के बीच हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई। आज मैं फैंक्स को आर्टिस्ट नहीं बोलता, अपना फ्रेंड बोलता हूँ जो आर्टिस्ट भी है। पहले मुझे लगा नॉर्मल प्रोजेक्ट होगा, पर आरबी ने जब स्मॉल डिटेल्स भी ऐड करना स्टार्ट किया तो मैं कंफर्म हो गया। अभी जो सिस्टम है शायद ना होता अगर फैंक्स नहीं आता। एक दिन उसने सीधा बोला, कलरिंग प्रोसेस स्लो कर रही है। वही पॉइंट था जहां समझ आया अकेले काम करने की आदत टीम बनने नहीं देती। मैंने डिसीजन लिया, कलरिंग अलग आर्टिस्ट हैंडल करेंगे। और आयरनी ये थी, जो आर्टिस्ट पहले रिजेक्ट हुए थे वही इस रोल के लिए परफेक्ट निकले। वहीं से टीम एक्सपेंड हुई। अब एक चीज़ क्लियर थी, पाइपलाइन स्मूथ तभी चलेगी जब आर्टिस्ट का टूल सही हो। आर्ट का फ्लो तभी मेंटेन होता है जब आर्टिस्ट इजीली काम कर सके। और XP पेन डेको प्रो जेन 2 ने एग्जैक्टली वही किया। शॉर्टकट रिमोट से अंडू, रीडू, जूम, ब्रश साइज सब एक क्लिक में। ये सिर्फ इक्विपमेंट नहीं, ये पाइपलाइन का हिस्सा था। अब हमने इंकिंग सपोर्ट भी खोज लिया, DG। मैंने काफ़ी आर्टिस्ट के साथ काम किया, लेकिन DG अलग थी। वो अपने काम में ब्रिलियंट थी, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव, हर मामले में वो प्रोजेक्ट में फिट थी। प्रोजेक्ट देखकर स्केल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इंटरनली देखने पर मैं भी उसी सीरियसनेस के साथ हो गई। अब सिस्टम चल रहा था, एपिसोड्स बन रहे थे, सब स्टेबल लग रहा था। और वही साइन था, कुछ आने वाला है। इसीलिए फटाफट हमने एक और डिसीजन लिया, टीजर 2। पहला टीजर लिमिटेड था, विजुअल्स कम थे, ऑडियो ने बचाया था। इस बार प्रॉपर सीन्स, कंसल्टेंट्स, सिनेमैटिक स्ट्रक्चर और ऑडियो में तो एक सेकंड्स पर मल्टीपल वर्जन्स ट्राई किया। और टीम उस फेज में इनसेन लेवल पर एक्टिव थी। टीजर 2 प्लान करते वक्त लगा फाइनली कुछ टेंजेबल बन रहा है। सिस्टम स्टेबल था, लेकिन सिस्टम एक इंसान पर डिपेंड था, फैंक्स। उसका स्किल बेस था और वो किसी और के पास नहीं था। मैंने तब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि
फैंक्स कहाँ जाएगा यार, ये प्रोजेक्ट तो उसका अपना प्रोजेक्ट है। लेकिन फिर आया सितंबर 2025। टीजर 2 के कुछ ही टाइम बाद उसने बताया एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 6 महीने का ब्रेक लेना पड़ेगा। ये सुनकर मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि जो इंसान पूरी पाइपलाइन के टॉप पर है वही चला जाए तो सिस्टम कितनी देर चलेगा। पर फैंक्स एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह एडवांस में पैनल्स बनाया। 1.5 महीने इतना चला रिजर्व आर्टवर्क, और उसी के साथ प्रोजेक्ट रुक गया। टीम थी, लोग थे, लेकिन जो बेस था वही नहीं था, और उसके बिना कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता था। मैंने फिर से खोजना स्टार्ट किया महीनों तक, लेकिन प्रॉब्लम वही रही। दूसरी तरफ टीम बिखर रही थी, क्योंकि जो सबको जोड़ कर रखती थी वो काम था। उस वक्त मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ना फ्रस्ट्रेशन ना पैनिक, बस एक ही काम, आर्टिस्ट ढूंढना। बार बार पागलों की तरह वर्क स्पेस पर बैठे महीनों बीत चुके थे, और अब मेरी फीलिंग्स कंपाउंडिंग के साथ बाहर आई, एक बहुत ही डरावने सपने की तरह। एक दिन वर्क स्पेस पर नज़र पड़ी, उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। एंजाइटी अटैक। जनवरी की ठंड में पसीने आते थी, घबराहट होती थी। पहली बार मैंने कंट्रोल कर लिया, पर अब ये रोज का हो चुका था। रोज वही हाल होता। नींद गायब हो चुकी थी, रात भर छत देखते रहता। सच ये था कि मैं टूट रहा था। शायद वो मेरे डिप्रेशन का इनिशियल स्टेज था। रोना आता था खुद की हालत पर, लेकिन मेरे इस हालत का किसी को पता नहीं था। मैंने बताया ही नहीं, शायद इसीलिए भी क्योंकि बताने के लिए कोई उतना करीब और ख़ास था भी नहीं। पागलों जैसी हालत हो गई थी मेरी, और हो भी क्यों ना, सालों का मेहनत सामने ख़त्म हो रहा था। कैसे झेल सकता है कोई। 8-10 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात आई, और वो रात सच में मेरे लिए बहुत टफ था। मुझे अपने उस कंडीशन से फाइट करनी थी। मेरी बॉडी कांप रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। अंदर ही अंदर उसका सामना कर रहा था। बहुत हर्टिंग था वो फेज, सांसें नहीं ले पा रहा था। पर मुझे पता था इन सब के आगे मुझे वो मिलेगा जो चाहिए। बस आज की रात मुझे कैसे भी करके संभाल लेना है। मुझे इसके आगे जाना था, और हाथ में एक पेन लेकर कॉपी में बस लिखना था, प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से हर एक चीज जो हुई। एंड गेस व्हाट, मेरा प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों मेरे सामने था। प्रॉब्लम लोग नहीं थे, प्रॉब्लम सिस्टम और मेरा माइंडसेट था। फिर क्या, मैंने पूरा मॉडल और सिस्टम को चेंज किया। पेमेंट स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, वर्क फ्लो, पाइपलाइन, हर स्टेप, हर रोल, हर बैकअप। और सुबह 10 बजे तक मेरे पास एक सॉलिड ब्लूप्रिंट रेडी था। अगले कुछ दिन उसे रिफाइन किया, तब तक जब तक वो आइडिया एक सिस्टम नहीं बन गया। मेरा माइंडसेट, अब तक मैं इसे एक क्रिएटर की तरह हैंडल कर रहा था, लेकिन अब मुझे इसे सिस्टम की तरह देखना था। स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड, स्केलेबल। और ये मेरे क्रिएटर जर्नी का अंत था, और नए माइंडसेट का आरंभ। नए सिस्टम के बाद जो काम 3-4 महीने में नहीं हुआ, वो 1 वीक में हो गया। आर्टिस्ट मिलने लगे। 100 आर्टिस्ट में से शायद 5 ही एक्चुअली फिट होते हैं। पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी, स्टाइल सब मैच करना। इसीलिए प्रोसेस स्लो लगता है, लेकिन अब सिस्टम चलने लगा। लेकिन लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। एक प्रॉब्लम सॉल्व किए नहीं कि दूसरी आ रखी है। पहले आर्टिस्ट नहीं मिल रहे थे, अब इतने हैं कि मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं सबको प्रॉपरली असिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब टीम में हर प्रोसेस के लिए मल्टीपल आर्टिस्ट हैं जो डेडिकेशन के साथ लगे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि ये प्रोजेक्ट तुम तक पहुँच सके। बट वो पार्ट टाइम है। बजट इम्प्रूव हुआ है, पर अभी फुल टाइम टीम पॉसिबल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक मिड लेवल विजुअल डायरेक्टर जो सीन समझे, आर्टिस्ट को गाइड करे और क्वालिटी कंसिस्टेंट रखे। बाकी काम चल रहा है। टीजर 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर है, और रिलीज डेट ये टीजर 2 में रिवील हो ही चुका है। अगर मैं उस डार्क फेज से नहीं गुजरता तो शायद आज ये सिस्टम नहीं होता। प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करते हो वो डिसाइड करता है कि तुम अगले लेवल तक पहुंच पाओगे या नहीं। आइडियाज सबको आते हैं, पर लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते। मैं भी वेट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। परफेक्ट टाइम नहीं आता, स्टार्ट करो। अच्छा नहीं करोगे पहले, कोई नहीं करता। रास्ता चलते चलते समझ आता है, बैठ के परफेक्ट प्लानिंग से नहीं। और एक चीज, कभी कभी लाइफ में चीजें स्लो होती हैं क्योंकि कुछ बड़ा बन रहा होता है। प्रोजेक्ट की इस जर्नी में एक चीज क्लियरली समझ आई,
क्रिएटिव काम सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, सही टूल भी उतना ही मैटर करता है। XP पेन ने ऑनेस्टली वर्क फ्लो स्मूथ कर दिया, स्केचिंग फास्ट हुई, कंट्रोल बेटर हुआ और जो इमेजिनेशन था उसे स्क्रीन पर लाना इजी हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि टूल्स सब कुछ हैं, लेकिन अगर सीरियसली क्रिएट कर रहे हो डिफरेंस फील हो ही जाता है। ड्राइंग या डिजिटल आर्टिस्ट समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूँ मैं। जो टूल हमने यूज किया XP पेन डेको प्रो जेन 2, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना अगर चाहो तो। इस प्रोजेक्ट में जितने लोग आए सबका एक रोल था, किसी ने सीखा, किसी ने सिखाया और सब ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया। रिनल तुम पहले थे, जो तुमने स्टार्ट किया वही फाउंडेशन बना। सिस्टम नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, फिर भी काम हुआ और वही सबसे इम्पोर्टेंट था। थैंक यू मृणाल, और थैंक यू हर उस इंसान को जिसने इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट किया। एंड इट्स नॉट एन एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग माय फ्रेंड।